गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो ये हमारा न्यू बैच शुरू हो गया है जहां पर हमने मॉर्निंग की क्लासेस में हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है उसको शुरू किया है, और ये दोपहर की क्लासेस में हम कर रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट। अभी हमारा एग्जाम हुआ नहीं है, जो कि दिसंबर 2024 वाला था, वो हमारा 27 जनवरी को एग्जाम है सेकंड शिफ्ट के अंदर 3 से 6 के टाइम का जो टाइम पीरियड है उसमें। लेकिन हमारा जो बैच है वो सभी बच्चों के लिए 20 जनवरी से हमने शुरू कर दिया है, जहां हम मॉर्निंग में और दोपहर की क्लासेस में दो टाइम पर हम अपने दो सब्जेक्ट को साइमल्टेनियस लेकर चल रहे हैं। ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि उनके अच्छे से तैयारी नहीं है तो वो बस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे बैच को अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम हर टॉपिक के साथ इस बार क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक स्टेप आगे रहे। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो सारे भी हम इंक्लूड करेंगे और चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, तो किसी को ऐसा समझने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछले बैच का जो रिस्पॉन्स आया है, आई एम ओवरवेल्म्ड विद इट, कि सारे बच्चों को इतनी चीजें पसंद आई है, तरीका उन्हें पसंद आया है, जिस तरीके से हम क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन कर रहे हैं। उनके जो कमेंट्स का उनको तुरंत रिप्लाई मिल जाता था, डाउट्स उनके जिस तरीके से सोल्व हुए हैं, सबको वो बहुत पसंद आया है। नोट्स सबको बहुत अच्छे लगे हैं, टू द पॉइंट समझ नोट्स थे हमारे, और सबको बहुत पसंद आए हैं। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी कि जो हमारे नोट्स है वहां से आपको 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो पिछले पीवाईक्यू सोल्व किए थे, चाहे वो रीनेट हुआ था जो हमारा जून 2024 का, वो हमने सोल्व किया था, या फिर दिसंबर 2023 का जो एग्जाम था हमने वो भी सोल्व किया था, जहां मैंने आपको प्रूफ दिया था कि 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट से आते हैं। और जो भी हवा बना हुआ है कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी लेवल का एग्जाम आता है, तो वो ट्रिकी लेवल के क्वेश्चंस में मैंने आपको प्रूफ दिए थे कि कहाँ से हमारे नोट से डायरेक्ट बने हुए हैं। कुछ 5-6 क्वेश्चन जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, आते हैं जो बाहर से, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाता है, सिलेबस का स्कोप थोड़ा बढ़ा देते हैं वो लोग, तो वो क्वेश्चंस के नोट्स भी मैंने आपको साथ साथ में बनवा दिए थे। और जिस तरीके से हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए, उसका भी रिस्पॉन्स सबने बहुत बढ़िया दिया। तो कल एक बच्चे का ये ईमेल आया था कि क्या जो पुरानी वीडियोस है वो अब फायदे की नहीं है, मतलब वो देखनी है नहीं, तो आप पुरानी वीडियोस भी देखिए और नई भी वीडियोस देखिए, क्योंकि पुरानी वीडियोस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हो सकता है हम नई वीडियोस में डिस्कस करना भूल गए हों, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है कि वहां हमने डिस्कस किया, यहाँ हम डिस्कस करना रह जाए वो। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगी कि पिछला भी हम सब कुछ इंक्लूड कर ले। बट आप पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, वहां पर बहुत सारी चीजों को हमने अलग तरीके से डिस्कस किया है। ये जो हमारा बैच है ये एक स्टेप बिल्कुल आगे कर दिया है हमने, एक स्टेप इंक्रीज कर दिया है, जहां हम बिल्कुल चीजों को उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरीके से अब यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है। और हर टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको पीवाईक्यूज भी सोल्व करवाती रहूं, ताकि आपकी जो तैयारी है, आपका जो टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कहीं किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां हम बात करेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल के बारे में। लेकिन प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है प्रियम्बल। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा कि क्यों आया है वो, क्या चीजें हुई उससे रिलेटेड। तो हिस्ट्री हर किसी की बहुत जरूरी होती है। पास्ट के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, मैं चीजों की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उससे मिलता जुलता है। ऑलमोस्ट चीजें वहीं से ली गई हैं। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उस पर बेस्ड है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, ये बेस्ड था नेहरू रिपोर्ट पर।
नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रही हूँ यहाँ से पहले क्वेश्चन बनते थे, अभी तो हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर, जो कि 1935 का है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें इसी एक्ट से ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा हो, कभी देखा हो, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है उस एक्ट से। ठीक है, और मैंने बताया कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये नेहरू रिपोर्ट पर बेस्ड है, जो कि 1928 की थी। फिर क्या हुआ कि कैबिनेट, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, तो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात हो रही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाए। इसके लिए सोचा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया जाए और उसके इलेक्शंस को हेल्ड किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया 1940 में, और जिसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके इलेक्शंस को हेल्ड करवाया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बेसिकली बनाने का पर्पस ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया जा सके। ठीक है, और बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, हमारे देश को ध्यान में रखकर, हमारी सोसाइटी को ध्यान में रखकर, हमारे देश को प्रोग्रेस करने के पर्पस से इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस थे, यानी लोगों द्वारा इसके इलेक्शंस किए गए थे। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसके जो परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो ये याद रखना बहुत इजी है कि जो हमारे देश के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ अगर इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी काफी पूछा जाता था, वो है सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट था 1947 का, वो माउंट बेटन प्लान पर बेस्ड था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को इस पर साइन किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लगा था, इसको बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इतना बड़ा, मतलब लगभग 3 साल लगा लो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल हो गए। तो 3 साल का लगभग टाइम पीरियड लगा था। एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इतना टाइम पीरियड लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, हर चीज पर बहुत अच्छे से डिबेट की गई थी कि इस प्रोविजन को इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, और किया जाए तो क्यों किया जाए, आगे क्या मतलब 100 सालों तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का विजन रखा गया था अगले 100 सालों तक के लिए। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम इस तरीके से बनाए ताकि हमारे देश को 100 सालों तक उसका फायदा हो, और उससे ज्यादा भी बेसिकली, मतलब लेकिन 100 सालों का विजन रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा 26 जनवरी आने भी वाला है, तो जिस दिन रिपब्लिक डे होगा हमारा। हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, दोनों अलग अलग है, लो वालों को तो पता ही होगा कि क्यों है अलग अलग। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल आर्टिकल्स 448 है अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, लेकिन ओरिजिनली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट हुई नहीं थी, जब बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी तक यानी 2024 तक अगर हम देखें, अभी 2025 चल रहा है, हमारा शुरू ही हुआ है, तो 2024 तक अगर हम देखें तो 106 अमेंडमेंट हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, और जो लास्ट अमेंडमेंट अभी तक मतलब 106 अमेंडमेंट हो चुकी है। तो 106वीं जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है 18 सितंबर नहीं सितंबर 2023 में हुई है हमारी जो ये 106वीं अमेंडमेंट है। ये हुई है विमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड, या इससे रिलेटेड हुई थी। जो आपको याद भी हो, मोदी जी ने अनाउंसमेंट भी की थी इन चीजों की 2023 में, अगर न्यूज वगैरह आप देखते हो तो आपको याद होगा।
तो ये हमारी 106वीं अमेंडमेंट थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो है, हमारा स्ट्रक्चर वाइज देखें तो फेडरल है, लेकिन अगर सोल के हिसाब से बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है यूनिटरी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस जूरिस्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कुछ बातें हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ बातें लिखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। कहीं आपका कोई डाउट हो किसी पॉइंट पर तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। तो चलिए हम चीजें लिखते हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, एक बात और कि हमारे जो लेक्चर्स है वो इस बार थोड़े लंबे होंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, हफ्ते 10 दिन का टाइम बचा है। तो हमारे पास 4 महीने बचते हैं, लेकिन सिलेबस को खत्म करने के लिए हमें कम से कम 6 महीना लगता है। तो 2 महीने हमारे पास कम है, यानी हमारे पास 4 महीने हैं। तो इसके लिए हफ्ते के 7 दिन क्लासेस होगी। 2 सब्जेक्ट हमारे साइमल्टेनियस चलेंगे क्योंकि हम इस बार पीवाईक्यूज भी साथ साथ में कर रहे हैं हर टॉपिक के साथ, तो लेक्चर्स इसलिए लंबे भी होंगे। ठीक है, तो पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखना है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझनी है तो हर चीज को आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम नोट्स बनाते हैं अभी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is based on नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन प्लान की बात की थी। कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था 1946 में, फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड तो इसके इलेक्शन करवाने का पर्पस क्या था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस टू मेड constituent assembly was to draft the constitution। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय इलेक्शन by people directly। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
He was the first president of independent India. उसके अलावा टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो हमने बात की उनके बारे में लिख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन was made in time period of कितना 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, उसके अलावा साइन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पर? जो डेट ऑफ अडॉप्शन है वो है 26 नवंबर 1949 और एनफोर्समेंट डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं टोटल जो आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट वो है 448। ओरिजिनली कितने थे? 395। ओरिजिनली इट वाज 395, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा टोटल स्केड्यूल्स हैं। सारे स्केड्यूल्स को याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है जहां हमने PYQs अटेम्प्ट किए हैं वहां मैं आपको याद करवा चुकी हूँ। जो ट्रिक है कैसे हम इजीली इन शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं, तो प्लीज जाकर वो लेक्चर्स भी देख लेना। बाकी हम बाद में जरूर करेंगे इन शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं टोटल कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल अमेंडमेंट की बात करें टिल 2024 तो ये हो चुकी हैं 106 अमेंडमेंट हो चुकी है। लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करें तो वो ये 106वीं अमेंडमेंट है जो सितंबर 2023 में हुई है। किस बारे में बात करती है ये अमेंडमेंट? इट रिजर्व्स 1/3 of all seats in the Lok Sabha or state legislative assemblies and legislative assembly
of National Capital Territory of Delhi, किसके लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हुई है? विमेन्स के लिए, फॉर विमेन। ठीक है, ये हमारी अभी तक 106वीं जो अमेंडमेंट हुई है 2023 में, वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की नेचर की। सो नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्ट्रक्चर is federal, constitution and nature of soul of Constitution of India इज क्या है? यूनिटरी। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग जूरिस्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो ऑस्टिन की अगर हम बात करें, सो ऑस्टिन का कहना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सोशल डॉक्यूमेंट और कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसने हमारा बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये फेडरल स्ट्रक्चर का है और यूनिटरी सोल का है। ये इस बारे में बात की थी इन्होंने। ऑस्टिन सेड सोशल डॉक्यूमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है केसी विहरे की स्टेटमेंट। एक सेकेंड, तो जो केसी विहरे हैं इन्होंने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्वासी फेडरल नेचर का है। ठीक है, और बहुत बार इनकी स्टेटमेंट पूछी जाती है। केसी वेयरे के अलावा जेनिंग्स की स्टेटमेंट बहुत पूछी जाती है। तो जेनिंग्स ने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है? यूनिटरी है। ठीक है, ये इनकी दोनों 3 स्टेटमेंट्स है हमारे जूरिस्ट की जो इंपॉर्टेंट है। तो केसी वेयरे का कहना है कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर and it is a unitary state in which federal elements are ancillary। ठीक है, उसके अलावा हमने जेनिंग्स की बात की। जेनिंग्स सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन with unitary tendency। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फेडरलिज्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर क्या होता है? बेसिक फीचर मतलब जिसमें लेजिस्लेचर है वो कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता है, ये चीजें हैं, उसमें अमेंडमेंट वगैरह नहीं की जा सकती है। जो हमारी चीजें
सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के थ्रू जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड की है उनके साथ लेजिस्लेचर कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो एसआर बोमई के केस के अंदर बोला गया था कि जो पीबी सावंत थे इसके अंदर जस्टिस, उन्होंने बोला था कि जो हमारा फेडरलिज्म है ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केस है हमारा, ये केस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। क्या हेल्ड हुआ था इसमें? जस्टिस पीबी सावंत थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला दैट फेडरलिज्म is the basic feature of the constitution। ठीक है, ये इसमें हेल्ड किया गया था। इसके अलावा जो पीवी सावंत है उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा फेडरलिज्म है इसको क्या है, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है फेडरलिज्म, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं है बल्कि इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये इस केस के अंदर भी हेल्ड किया गया था, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट the federalism in India is not a matter of administrative convenience but one of the principle। ठीक है, ये इस केस के अंदर हेल्ड किया गया था, जो आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो स्टेटमेंट है जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल as much as it establishes what may be called a dual polity, called a dual polity। ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टेटमेंट दिया था। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू said it is likely that free India may be federal
may be federal India, though in any event there would be a great deal, there would be a great deal of unitary control. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर उसके नेचर से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मैंने दो शब्द बोले हैं, ऑर्गेनिक और लिविंग। क्या मतलब होता है इसका, और क्यों हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना कि लिविंग डॉक्यूमेंट है? तो ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसको भी इंक्लूड किया गया है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है हमारे देश का उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है, लेकिन ये इसका पार्ट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा हमने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों को अपने राइट्स रियलाइज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स के थ्रू हम चेंजेस भी कर सकते हैं। सो हमारा जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली हेल्प करती है सोसाइटी को उसके प्रोग्रेसिव राइट्स को रियलाइजेशन करवाने में, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट भी लिख लो, उसके बाद हम प्रियम्बल की बेसिकली बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the organic living document so why it is organic, लिखो इसके अंदर, because it gives rise to the administrative सिस्टम ऑफ कंट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाई इट इज लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउज चेंजेस in it. It means there can be amendment in the constitution so living constitution doctrine is an aid to progressive realization of rights. ठीक है, तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो प्रियम्बल की अगर हम बात करें, पहला ऐसा देश जिसने जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था वो था यूएसए। और यूएसए से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रैक्टिस थी, ये जो प्रिंसिपल था प्रियम्बल को अडॉप्ट करने का, ये वहां से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, यूएसए से ही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अलग अलग जूरिस्ट ने हमारे प्रियम्बल को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे जो ठाकुर प्रसाद भार्गवा थे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल को बोला है ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा नानी ए पालकीवाला ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। उसके अलावा के एम मुंशी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। उसके अलावा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है प्रियम्बल को। उसके अलावा ए के अय्यर ने इसको रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल के नाम से बुलाया है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो पहले ही हम चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम आगे प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड which first inserted preamble in its constitution is USA। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये चीज। उसके अलावा ये जो प्रैक्टिस है, एंड दिस प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड बाय इंडिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि हमने यूएसए से ही इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा मैंने आपको बताया डिफरेंट जूरिस्ट्स give different names to the preamble of the constitution कौन कौन है वो और क्या क्या नाम दिए हैं। तो पहला बोला है ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला है? ठाकुर प्रसाद भार्गवा ने। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है प्रियम्बल को। तो ये किसने बोला है? नानी ए पालकीवाला ने। ठीक है, थर्ड इसको होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। किसने बोला? के एम मुंशी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। किसने? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस
ऑफ पीपल, ये बोला गया है। ये किसने बोला? A.K. अय्यर ने। ठीक है, तो ये 5 नाम दिए गए हैं हमारे प्रियम्बल को अलग अलग जुरिस्ट द्वारा, जो आपको याद रखने। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो भी मैं आपको लेक्चर के अंदर बता रही हूँ, इससे बाहर से इस टॉपिक के अंदर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई केस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हर चीज को बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हमारे प्रियम्बल के बारे में। सो हमारे प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स की बात की गई है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, दूसरा इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, तीसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, और चौथा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये इसमें ये बात की गई है। तो एक एक करके हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम पहले बात करें सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो ये देश के लोग हैं उनसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। किस स्टेटमेंट से करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन इंक्लूड की गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। सो जो सोवरेनिटी है हमारे देश की, यानी संप्रभुता है, वो लाई करती है इन द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया में हमारे देश की सोवरेनिटी लाई करती है। ठीक है, तो जो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का जो प्रिंसिपल है, बेसिकली ये कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने? ये किया है यूएसए से अडॉप्ट किया है। ये भी बात आप ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो सोवरेनिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो डिराइव की गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, लेकिन जो लीगल सोवरेनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी जो लीगल सोवरेनिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करता है। अब सोवरेनिटी में और लीगल सोवरेनिटी में क्या फर्क है? देखो, लीगल सोवरेनिटी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर, स्टेट के अंदर सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर को इंजॉय करती है, वो होती है लीगल सोवरेनिटी। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस है हमारा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो लीगल सोवरेनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लाई करती है, ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे हमेशा लीगल सोवरेनिटी को सोचते हैं कि वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से आती है। नहीं, हमारे देश की सोवरेनिटी आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, लेकिन लीगल सोवरेनिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके अलावा डेट ऑफ अडॉप्शन हमने देख ही लिया है, वो कब है हमारी? 26 नवंबर 1949 को। एक सेकंड, ठीक है, तो ये लिखते हैं। उसके बाद हम आगे नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सो प्रियम्बल हैज 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है भाई? पहला तो बात करेंगे सोर्स के बारे में, दूसरा डेट ऑफ अडॉप्शन, तीसरा नेचर, और चौथा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी
फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो सोवरेनिटी लाइज इन वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखना, सोवरेनिटी लाई करती है, ठीक है, सो एज वी से कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और ये प्रिंसिपल कहां से अडॉप्ट किया गया है? इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, केशवानंदा भारती केस लिखो। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है। क्या हेल्ड हुआ इस केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल सोवरेनिटी इन इंडिया resides in the constitution itself and not in we the people of India। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सो व्हाट डज लीगल सोवरेनिटी मीन, ये भी लिख लो। लीगल सोवरेनिटी मीन्स the body which enjoys supreme law making power in the state। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था प्रीएम्बल का, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात की डेट ऑफ अडॉप्शन की। जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है प्रीएम्बल का, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबको ही पता है, वो क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सो नेचर क्या है भाई? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये 5 जो वर्ड्स है ये आपको ध्यान रखने हैं, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे इन 5 वर्ड्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? तो मेरे पास 2 ट्रिक है, उन दोनों ट्रिक को मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक ट्रिक थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट दूसरी ट्रिक बहुत आसान है, तो हम आसान वाली लिख लेते हैं, कंफ्यूजिंग क्यों दिखवानी है आपको। ठीक है, तो हम नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। तो इनको याद रखने की ट्रिक मैं बता देती हूँ ताकि आप इन वर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखो। तो क्या है ट्रिक? ट्रिक है सेव लिस्ट को लाकर ड्रामा किया पब्लिक में, ड्रामा किया पब्लिक में, ये ट्रिक है। अब कैसे इससे आप ये पांचों वर्ड याद रखोगे? देखो, सेव से आपको याद हो जाएगा, पहला वर्ड है जो हमारा सोवरन। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि पहला वर्ड हमारा क्या है? सोवरन है। लिस्ट से आपको याद हो जाएगा कि दूसरा वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। ठीक है, फिर हमारा जो लाकर वर्ड है, इससे याद हो जाएगा हमारा सेक्युलर वर्ड। ड्रामा से आपको याद हो जाएगा डेमोक्रेटिक, और पब्लिक से आपको याद हो जाएगा रिपब्लिक। है ना आसान? एक ही ट्रिक से आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको हर चीज ट्रिक से याद करनी है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? हमारे चैनल पर, हमारे लेक्चर्स में मिलेगा। तो आपको हमारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, और हम हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी इस बार डिस्कस करेंगे। तो आपको हर लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपके कंसेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो चलिए अब बात हम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर, सॉरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये भी एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफी बार पूछे जाते हैं। तो हम इन लिखेंगे, और इनको कैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं वो भी हम लिखेंगे, ताकि आपका 2 नंबर यहां से सेव हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे आप इनको याद रख पाओगे? तो एक ट्रिक है हमारे पास, छोटी सी ट्रिक, और 2 नंबर आपके जेब में। ठीक है, क्या ट्रिक है? जस्ट लेफ्ट। गुस्से में बोलते हैं ना, जस्ट गेट आउट ऑफ फ्रॉम हियर, ऐसे बोलते हैं ना, तो जस्ट लेफ्ट वहां से याद रख लो, गेट आउट की जगह लेफ्ट कर लेना, जस्ट लेफ्ट। तो देखो, जस्ट वर्ड से आपको क्या याद हो जाएगा? जस्टिस। लेफ्ट के एल से आपको याद हो जाएगा लिबर्टी। लेफ्ट के ई से आपको याद हो जाएगा इक्वालिटी, और एफ और टी से आपको याद हो जाएगा फ्रेटर्निटी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, चारों वर्ड याद हो जाएंगे एक ही ट्रिक से, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। है ना आसान? इससे ज्यादा आसान लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे, आप कहीं और भी किसी जगह पर कोई प्लेटफॉर्म है वहां आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके जो हमारे नेचर है और ऑब्जेक्टिव्स है, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड केस लॉज देखेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को और डिस्कस करेंगे। एक बात और याद रखना कि हमारे प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट है वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकती है, और लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल में अब तक एक बार अमेंडमेंट हुई है जो कि थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट ने हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड को ऐड किया था। एक तो था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड को इंसर्ट किया था हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक एक इन चीजों को लेकर, हमारे नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे सोवरन की। सो पहला वर्ड है हमारा सोवरन। हमारा कंट्री सोवरन कैसे है? सोवरन ये है कि इंडिया क्या है, अब किसी भी फॉरेन पावर के अंडर नहीं है, मतलब किसी भी बाहर के देश का इंडिया के ऊपर राज नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंटरनल पर्सपेक्टिव से भी और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। और जो सोवरनिटी है वो कहाँ लाई करती है, मैंने आपको पहले ही बताया, इन वी द पीपल ऑफ इंडिया ये लाई करती है, देश के लोगों में देश की संप्रभुता लाई करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंडिया है वो अपना हर काम खुद कर सकता है, फ्री है किसी भी तरह का अफेयर करने में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, कोई डील हो किसी देश के साथ करने में, वो खुद कर सकता है। उसको किसी की सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी चीजों को कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, ना ही उस पर कोई बाहर से आकर कब्जा कर सकता है। लेकिन इंडिया क्या है, किसी भी कंट्री को अपने देश का हिस्सा बना सकता है, उससे मतलब जीत कर वॉर वगैरह करके, ठीक है, तो उसको अपनी कंट्री का पार्ट बना सकता है। तो हमारा कंट्री क्या है, एक सोवरन कंट्री है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो इंडिया इज नॉट subject to any foreign power from internal or external perspective। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। दूसरा है सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड के बारे में। इंडिया कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो इंडिया है यहाँ पर जो सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ वेस्ट करती है, इसके लोगों में, ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये फॉर द पीपल होती है, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट की पावर है ये वेस्ट करती है इन द पीपल, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आरसी पोंडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट है, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल विल नेवर पैरिश फ्रॉम दिस अर्थ, ये वर्ड किसके हैं, ये अब्राहम लिंकन के हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने दी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो हमारी डेमोक्रेसी है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा देश क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शंस भी कंडक्ट करवा सकता है, ये बात बोली गई थी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस 1975 का, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो 2 केसेस है हमारे डेमोक्रेटिक से रिलेटेड, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या क्या है इसके अंदर, लिखो दैट सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट vests in its people ठीक है।
इट इज हेल्ड इन केस, क्या है था वो केस का नाम, आरसी पोंडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्नीस का केस है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट इट इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो ये वर्ड्स है ये किसने दिए थे, सो गवर्नमेंट फॉर द पीपल by the people and of the people will never perish from this earth said by अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिलेटेड केस लो की। केस है हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है। काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये केस, चाहे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड केस हो वहां पर भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 1975 का केस है। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, द डेमोक्रेसी इज द बेसिक फीचर of constitution and included free and fair elections। ठीक है, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक के बारे में हमने चीजों को डिस्कस किया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और इजी भी लग रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्युलर के बारे में। तो सेक्युलर के बारे में आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड सेक्युलर है ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था और हमारा जो देश है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। जब भी कोई रिलीजन का मैटर होगा तो हमारी जो कंट्री है वो उसमें न्यूट्रल रहेगी, किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलरली फेवर नहीं करेगी। ठीक है, तो हर रिलीजन को इंडिया इक्वली ट्रीट करता है और इसी वजह से हमारे देश के अंदर दुनिया का हर रिलीजन रहता है, हर रिलीजन के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो केसेस है। एक तो है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है, जहां पर ये बोला गया था कि जो सेक्युलरिज्म है उसका हमारे देश में एक पॉजिटिव मीनिंग अडॉप्ट किया गया है और इसका मतलब और हमारे देश के जिसका मतलब ये भी है कि हर रिलीजन को यहाँ पर डेवलप होता है और हर रिलीजन के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट एक दूसरे की तरफ डेवलप करना जरूरी है हमारे देश में। ठीक है, देखो अमेरिका में भी जो सेक्युलरिज्म है उसको अडॉप्ट किया गया और इंडिया में भी सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए का जो सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में अडॉप्ट किया गया, लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में अडॉप्ट किया गया। यूएसए में स्टेट को किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, वो वाली बात है वहां पे।
ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेक्युलरिज्म को एक पॉजिटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया। आपने वो प्रिंसिपल तो सुना होगा संस्कृत का, सर्वधर्म संभव, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का वो इसी संस्कृत के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज सर्वधर्म संभव, कि हर धर्म यहाँ पर हमारे देश के अंदर इसी वजह से रहता है, ठीक है। अभी अलग बात है कि बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चीजों में, लेकिन फिर भी जब भी बात आती है हमारे देश की तो हर धर्म के लोग एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। और यही हमारे देश की बहुत खूबसूरत बात है कि हर कल्चर, हर रिलीजन, हर तरह के लोग, हर लैंग्वेज बोलने वाले, हर मतलब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 का, जिसमें बोला गया था कि जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ठीक है। और लेजिस्लेचर इसमें कोई भी तरह की किसी भी तरह की अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं सेक्युलर के बारे में कुछ बातें। This word is added by is inserted by 42nd Amendment Act जो कब हुआ, ये 1976 में। इट मीन्स स्टेट यानी इंडिया, स्टेट को इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो हर कंट्री को स्टेट वर्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है। वहां पर कंट्री को मतलब किसी भी उसको कंट्री नहीं कहा जाता है, स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, and will be neutral in the matters of religion. आगे बात करते हैं। It treats all the religions equally, ठीक है। तो दो केस लो बताए मैंने इससे रिलेटेड आपको। पहला हमने बात की अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस है ये? 2003 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म has a positive meaning and it means to develop understanding and respect towards different religion. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले केस लॉ के बारे में, जो कि है हमारा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1994 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हेल्ड हुआ इस केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
secularism is the basic feature of the constitution. अब इन दोनों केसेस को आप कैसे याद रखोगे और क्या बात की गई इन केसेस में, वो भी मैं आपको एक ट्रिक के जरिए याद करवा देती हूं। तो ट्रिक क्या है इन दोनों केसेस को याद रखने की? देखो 1994 में बोमई ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया। फिर 2003 में अरुणा के साथ पॉजिटिव सेक्युलर को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये ट्रिक है। देखो इस ट्रिक से आपको सब कुछ याद हो जाएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। देखो एसआर बोमई केस कब आया था? 1994 में आया था। ये आपको यहां से याद हो जाएगा। किस चीज के बारे में बात करता है? ये बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद 2003 में हमारा अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। ठीक है, किस चीज के बारे में बात करता है ये केस? ये बात करता है पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। तो एक ट्रिक आपको इससे ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा केस कब आया और किस चीज के बारे में बात करता है। तो ये एक ट्रिक याद कर लो, उससे आपको सेक्युलरिज्म के बारे में सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है। लेक्चर का टाइम हो गया है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ है और हमें पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने थे। कल हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता आगे शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज इन वीडियोस को अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे हमारे इसी टॉपिक के बारे में और आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे।